गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग वेव्स। तो टॉपिक है हमारा स्टैंडिंग वेव्स। तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव्स के बारे में समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स क्या है। बेटा स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, लेकिन इसमें भी क्या होगा, वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी मतलब मिलेंगी। लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी वेव्स मिलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अगर आ रही हैं और आने के बाद वो मिल रही हैं तो हम उन वेव्स को क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव्स। तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। जो भी वेव सुपर इम्पोज करें उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, सेम। Second, waves have same frequency. Waves have same frequency. Waves की frequency भी क्या हो, same हो। And most important point कि दोनों waves opposite direction में एक दूसरे की तरफ आए। Both waves must कमिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट आए, अपोजिट टू ईच अदर। कल हमने वेव इक्वेशन निकालना सीखा था बेटा कि अगर एक वेव है तो देखो, अब फिर से समझते हैं। अब ये हम स्टैंडिंग वेव्स बनाना चाह रहे हैं तो मैं क्या चाहूंगी, एक वेव तो इधर से आए, दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से आए। तो दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। एम्पलीट्यूड अगर इसका ए है तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये दोनों वेव्स मिल जाए तो हमारी क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव्स। अब देखो, कल इसकी इक्वेशन निकालना हमने सीखा था, वाई इंसिडेंट बोल रहे थे कल हम इसे, याद है, वाई इंसिडेंट। ए हो गया इसका एम्पलीट्यूड, साइन बेटा ये किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब टी और एक्स के कोफिशिएंट के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट। इट मीन्स कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। इस वेव को मैं रिफ्लेक्टेड बोल सकती हूँ, वाई आर। एम्पलीट्यूड बराबर होने चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये किस डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या बताई थी, टी और एक्स के कोफिशिएंट के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब देखो हमने ये दो वेव की इक्वेशन लिख ली। अगर हम इन दोनों वेव्स को क्या करें, मिला दें, वाई नेट, नेट का मतलब होता है बेटा सुपर इम्पोज करा दें, वाई आई इंसिडेंट को प्लस वाई आर रिफ्लेक्टेड को, तो हमारी जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव बेटा हम जो नेट वेव बनेगी हम उसे स्टैंडिंग वेव बोलते भले ही हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। वेव की तरह नहीं होंगे बल्कि पार्टिकल ऊपर नीचे मेन पोजीशन होगी, उससे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। लेकिन इसे स्टैंडिंग वेव बोला इसलिए जाता है क्योंकि ये बन कैसे रही है, जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो हम उस वेव को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो अगर मैं वाई नेट निकालना चाहूंगी तो इक्वेशन क्या होगी, वाई नेट इक्वल्स टू वाई आई प्लस वाई आर। ठीक है, तो वाई नेट की जगह मैं वाई आई की वैल्यू रख दूं बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको रखेंगे तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो वाई नेट, ए कॉमन ले लो, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बस लिखा है। अब यहाँ के बाद जो करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी।
मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो याद हो गया होगा, 11th में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। बायो वाले बच्चे से याद कर लें, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2। अगर इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे तो y नेट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू a। यहाँ पर देखो a की वैल्यू, a का काम क्या कर रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और b का काम क्या कर रहा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसमें हम इसको पुट कर देंगे तो आएगी वैल्यू 2 cos, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा के एक्स कैंसिल, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos ओमेगा टी। और यहाँ पे देखो साइन a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा, देखो ओमेगा टी a माइनस बी, तो यहाँ से देखो माइनस कर रहे हैं, के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा माइनस 2kx अपॉन 2। तो y नेट की वैल्यू आ जाएगी 2a cos ओमेगा टी, और यहाँ से आ जाएगी बेटा साइन माइनस के एक्स। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस और होता है, तो ये y नेट की वैल्यू आ जाएगी, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थोड़े फॉर्मूले हैं मैथ्स के, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना इसका, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इतने हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं ये याद हो जाएं तो अच्छी बात है, वैसे तो कोई टफ नहीं है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आ रहा होता है तो हम उसको लिख देते हैं माइनस साइन थीटा, वो माइनस बाहर आ जाता है, उसकी वजह से ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये इक्वेशन आ जाएगी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। नोट कीजिए इतना। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने वाई नेट मतलब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकाली। स्टैंडिंग वेव, वाई नेट मतलब स्टैंडिंग वेव। बेटा अभी मैंने फॉर्मूला बताया था साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस हटा देंगे, तो ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन माइनस थीटा, तब खोलेंगे तो ये साइन माइनस थीटा की वजह से माइनस आगे आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है। तो हमारी वाई नेट जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, इसकी वैल्यू आ गई वाई नेट इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। बेटा ओमेगा की वैल्यू आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, आप लोगों को याद होगा। तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वाई नेट इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। तो ये क्या है, हमारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इंपॉर्टेंट है, ड्राइव करने के लिए आ जाती है, पूछ लेते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ जाती है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना होता है। तो अब बेटा इसके बाद हम अब स्टैंडिंग वेव समझते हैं, तो हम लेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे स्टैंडिंग वेव की क्या इक्वेशन आती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो हम टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और यहाँ पर हम स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखेंगे कि क्या आ रही है। तो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे, फिर t बाई 4 पे देखेंगे, फिर t बाई 2 पे देखेंगे, फिर देखो t बाई 2 प्लस 3t बाई 4 पे देखेंगे, और फिर t पर देखेंगे। तो हम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रही है। तो बेटा अगर t की जगह मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल t की वैल्यू है, और ये क्या है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। कोशिश करो t की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करते ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा। तो y नेट की हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 2a
साइन के एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वाई नेट, टी की जगह क्या रख दो, टी बाई 4 माइनस 2a साइन के एक्स कॉस, यहाँ पे देखो 2 पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी की जगह क्या रख देते हैं, टी बाई 4। ठीक है, तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 बार, तो पाई बाई 2 बन रहा है। और कॉस पाई बाई 2 को ही क्या बोलते हैं, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। 0 में किसी का भी इंटू करो तो 0 हो जाता है, तो यहाँ वाई नेट की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरीके से बेटा टी बाई 2 पे देखो, अब देखो टी बाई 2 पर देखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं माइनस 2a साइन के एक्स कॉस 2 पाए अपॉन टी, और टी की जगह क्या रख दो, टी बाई 2। तो बेटा 2 से 2 कट गया, टी से टी, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a साइन के एक्स। फिर दोबारा से वैल्यू रखते हैं 3t बाई 4, तो हम ये डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। अब की बार आप रख के देखिए क्या वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, कोशिश करो एक बार निकालने के लिए। तो बेटा इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 0 आएगी, ठीक है, इसे आप निकाल के देख लेना। और इसकी वैल्यू देखो रिपीट होगा सीक्वेंस, अब 2a के बाद फिर 0, और फिर 0 के बाद -2a साइन के एक्स। फिर अगर इसके बाद हम t में फिर से t बाई 4, इन सब में कितने का गैप है, t बाई 4, इसमें कितने का गैप है, t बाई 4, तो अगर t में t बाई 4 जोड़ देंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0, फिर उसमें t बाई 4 जोड़ देंगे तो 2a साइन के एक्स। मतलब यही सीक्वेंस रिपीट करता रहेगा। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, इतना नोट कीजिए पहले आप। तो देखिए बेटा ये हमने अभी वैल्यूज निकाली हैं, अब इन्हीं वैल्यूज के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर मानिए y और यहाँ पर मानिए x। सबसे पहला हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0। t तब 0 है तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल्स टू -2a साइन के एक्स। और बेटा साइन का ग्राफ मैंने आपको बताया था किससे शुरू होता है, साइन 0 से शुरू होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना है, -2 है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब इक्वेशन इस तरीके से। साइन का ग्राफ इस यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, ऊपर वैल्यू आ रही है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए t इक्वल्स टू t बाई 4, इस पर वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल्स टू 0। t बाई 4 पे y नेट की वैल्यू आ रही है 0। मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स को मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं तो यहाँ पर ये पूरी वेव क्या है, 0, मतलब इस तरीके से कुछ है ही नहीं, पार्टिकल्स 0 0 0, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। फिर निकालते हैं t इक्वल्स टू t बाई 2 के लिए। अब की बार बेटा देखो y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स, तो बेटा अब की बार कहाँ पर है इसका, ऊपर की तरफ, 2a मतलब ऊपर, पॉजिटिव है ना एम्पलीट्यूड इसलिए, तो अब की बार इस तरीके से बन जाएगा। फिर t इक्वल्स टू 3t बाई 4 पे बनाते हैं। 3t बाई 4 पे फिर से क्या आ रहा है बेटा, पार्टिकल 0 पे, y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 0। तो ये बेटा मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखो बेटा अगर आप पार्टिकल्स का यहाँ मोशन देखो तो ये पार्टिकल्स है बेटा, ये अपनी जगह देखो SHM कर रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, किसी का एम्पलीट्यूड कम है। देखो इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, तो मतलब ये SHM कर रहा है और इतना मैक्सिमम अपनी पोजीशन से यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। बेटा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो हिल ही नहीं रहे हैं अपनी जगह से, देखो ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर देखो ये वाले पार्टिकल का इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे, और कुछ पार्टिकल्स हैं जो SHM कर रहे हैं, किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा किसी का कम। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कुछ बच्चे हैं कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं जो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, वो ना पढ़ के आते, ना होमवर्क करते हैं, ना समझना चाहते हैं क्लास में, तो उनमें क्या होता है परफॉर्मेंस बिल्कुल 0। जो कोशिश ही नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं, तो ये उसी
कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो उन्हें चाहकर भी पढ़ाया नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पर भी ये पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं आपको एरो बना के, ये पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, SHM। मतलब स्टैंडिंग वेव हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये वेव चल नहीं रही है, इसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। और कुछ पार्टिकल तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, स्टैंड है एकदम, रुके हुए हैं। तो बेटा जो रुके हुए हैं इनको ही क्या बोलते हैं, नोड्स। क्या बोला जाता है, नोड्स। ये जो रुकी हुई पार्टिकल्स हैं इसी पोजीशन को क्या बोला जाता है, नोड्स। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इनको बोला जाता है एंटी नोड्स। मतलब नोड्स के अपोजिट, इसलिए एंटी नोड्स। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स, और जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं उनको नोड्स। तो ये क्या हो जाएंगे, नोड्स। समझ में आ रहा है, नोड्स कौन से, और एंटी नोड्स। जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है उनको क्या बोलेंगे, नोड्स। जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उन्हें बोलेंगे एंटी नोड्स। तो ये डायग्राम बना लीजिए, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप देखो सब चीज़ों को लिंक करो तो टफ नहीं है। सबसे पहले हमने 2 वेव्स देखी। वेव्स कैसी, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और फ्रिक्वेंसी सेम हो, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। उन अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स को हमने सुपर इम्पोज करा दिया। सुपर इम्पोज कराने के बाद हमने ये इक्वेशन निकाली, इसी को हमने क्या बोला, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन डिफरेंट टाइम पर क्या होगी उसको देखा। 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, T/4 पर इतना हो जाएगा, 3T/4 पर इतना हो जाएगा। तो हमने डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट देखे इसके। इस जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है बेटा, इसमें जो kx वाला टर्म है इसको तो बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। बेटा देखो क्यों एम्पलीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये मैंने x एक्सिस ली है जो हमने इसका फिगर बनाया है। तो पार्टिकल का जितना एम्पलीट्यूड है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो उसका एम्पलीट्यूड 0 है, और कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो मतलब kx वाला टर्म है वो एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है, और t वाला जो टर्म है वो फेज को डिफाइन कर रहा है। तो कॉस ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, फेज। तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, जिसका आगे वाले टर्म को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे और कॉस वाले टर्म को फेज बोलेंगे। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइम पर इसके डिस्प्लेसमेंट देखे कि 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट है -2a sin kx, उसे हमने प्लॉट कर दिया। फिर देखा T/4 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0, तो हमने उसको प्लॉट कर दिया। फिर T/2 पर, फिर 3T/4, फिर T से दोबारा से वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। इनमें हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रहे। जो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, नोड्स। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं एंटी नोड्स। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब थोड़ा समझते हैं। नोड और एंटी नोड्स तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी डेफिनेशन भी लिख दूंगी तो आप उसे नोट कर सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले एंटी नोड्स। ठीक है, तो एंटी नोड्स में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, द पार्टिकल्स इन स्टैंडिंग वेव्स do simple harmonic motion but with different amplitudes। बेटा पार्टिकल्स स्टैंडिंग वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन देखो सबका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। Those particles whose amplitude is maximum, those particles whose amplitude is maximum is known as एंटीनोड्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंटीनोड्स। ऐसे पार्टिकल जिनका
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको बोलेंगे एंटी नोड्स। और इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा नोड्स के लिए, पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जिनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे हम, नोड्स। द पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, whose displacement is zero is called nodes, उन्हें हम बोलेंगे nodes। तो अब बेटा देखो ये मैंने एक स्टैंडिंग वेव का फिगर बनाया है, ये आप y मान लीजिए, ये x, इनमें से कोई भी मैंने जूम करके यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो बेटा देखो ये नोड्स होगा, ये नोड होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और बेटा ये जगह और ये जगह ये क्या है, एंटी नोड्स। तो मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ पर जो नोड्स हैं उधर एन लिख देते हैं। एन का मतलब नोड्स, ए का मतलब एंटी नोड्स। और बेटा आपको पता है एक वेव जो है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा एक नोड और दूसरे नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप देखो ये आधी वेव है तो मैं इसको बोल सकती हूँ λ/2, है कि नहीं। और यहां से देखो ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, अगर हम देखो ये वाली पूरी वेव मिलके एक वेव बनाती है, ये पूरा मिलके एक लैम्डा बनाता, तो यहां से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके यहां तक ये आधी वेव ही तो बना रहा है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, λ/2। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार नोड्स के बीच में और एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, λ/2। तो यहाँ पर लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, समरी निकाल रहे हैं जो हमें माइंड में रखनी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड्स और एंटी नोड्स, या तो लगातार नोड्स लो या फिर एंटी नोड्स लो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, λ/2। दो लगातार नोड्स के बीच में या दो लगातार एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, λ/2। और मैं बोलूँ बेटा एक नोड और एक एंटी नोड, मतलब एंटी नोड यहाँ तक ही तो है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा लैम्डा, इतनी जगह λ/2, और ये λ/2 की भी क्या हो गई है, आधी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, λ/4। ठीक है, तो एक नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, λ/4। तो यहां पर लिखो द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। याद रहेगा ये कि एंटी नोड्स के बीच में लगातार अगर नोड्स हैं या फिर एंटी नोड्स है तो उनके बीच में डिस्टेंस λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4। नो डाउट, तो ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हमें कुछ और समरी और निकालते हैं इसमें। सबसे पहले स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, y नेट क्या वैल्यू आई थी, -2a sin kx cos ωt। ये हमारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई थी। अब बेटा मैंने नोड्स बताया, नोड्स कब बन रहे हैं, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर एम्पलीट्यूड, हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो हमारा क्या बनेगा, नोड्स। एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जीरो। बेटा इनमें से कौन सा टर्म है जो एम्पलीट्यूड शो करता है, इस वाले टर्म को लिखवाया था, ये टर्म क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, और ये बताता है हमारा फेज। और नोड्स कब बन रहा है, जब हमारा एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, मतलब -2a sin kx की वैल्यू हमारी क्या हो, जीरो हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, नोड्स बनेंगे वहां पर। तो बेटा ये जीरो में चला गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, sin kx = 0। बेटा k मैंने आपको पहले बताया था, k को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, वेव
नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन के की जगह क्या रख दो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा ये 0 वैल्यू किस किस पर आती है, 0 पर आती है साइन 0 की वैल्यू 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इसको साइन 0। साइन 0 का मतलब भी क्या होता है 0, यहाँ पर भी साइन 0। तो अब देखो दोनों साइड अगर हम इक्वेट करें तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। अब देखो साइन की जो वैल्यू 0 है वो किस किस पर आती है, एक तो 0 पर आती है 0 वैल्यू, एक पाई पर वैल्यू क्या आती है 0 आती है, 2 पाई पर साइन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, 3 पाई पर साइन की वैल्यू 0 आती है, 4 पाई मतलब n मल्टीपल्स ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू किस किस क्या वैल्यू होंगी x पर जहाँ पर हमें नोट्स मिलेंगे। तो बेटा देखो यहाँ से 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो 0 पर हमारे क्या बनेगा नोड बनेगा, मतलब जब x क्या है 0, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे नोड बन रहा है कि नहीं। अब देखो दूसरी वैल्यू यहाँ से पाई से पाई कैंसिल और दूसरा क्या बनेगा लैम्डा बाई 2। तो देखो अगर ये पूरी वेवलेंथ है तो यहाँ पर क्या होती है वेवलेंथ आधी हो जाती है लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर देखो लैम्डा बाई 2 पे क्या बन रहा है नोड। फिर देखो यहाँ से फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा। तो देखो यहाँ पर पूरी वेवलेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ पे फिर से देखो क्या बन रहा है नोड, मतलब नोड किस पे बनेगा 0 पर लैम्डा बाई 2 पर लैम्डा पर। अब की बार किस पे बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पर, 3 लैम्डा बाई 2 पर। उसके बाद किस पे बनेगा 2 लैम्डा, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो अगली बार कहाँ पर बन रहा है ये लैम्डा हो गया, अब की बार हमारा बन रहा है 3 लैम्डा बाई 2 पर। अगली बार कहाँ बनेगा यहाँ पर जब वेव कंप्लीट होती सपोज ये, तो यहाँ पर आके 2 लैम्डा पर हमारा क्या बनता है नोड बनता। तो नोड्स की कंडीशन हो गई जब x की वैल्यू 0 हो, लैम्डा बाई 2 हो, लैम्डा हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, या फिर इस तरीके से चेन को आगे बढ़ाते जाओ, वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे नोड्स मिलेंगे। नोट कीजिए इतना। तो आप इसको ना जनरल फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हो n लैम्डा बाई 2। इस पर हमें क्या बन रहा है बेटा नोट्स मिल रहे हैं। x देखो अब n की वैल्यू में यहाँ पर 0 1 2 3 आप रख के देखो आपको ऊपर वाली सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद करने से अच्छा हम जनरल फॉर्म में याद करें। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 1 रखेंगे तो ये, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये। n लैम्डा बाई 2 पे हमें क्या मिल रहे हैं नोट्स। अब बेटा अभी हमने पढ़ी नोट्स की कंडीशन, अब पढ़ते हैं एंटी नोट्स। एंटी नोट्स कब मिलेंगे, तो बेटा सबसे पहले एंटी नोट्स को देखते हैं। एंटी नोट्स पे हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम, और बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ लेकिन अगर हम यहाँ पर तो देखो एम्पलीट्यूड हमें प्लस और -1 दोनों में मिल रहे हैं, तो हम साइन की वैल्यू लेंगे +-1। तो यहाँ पर लिख लो साइन की वैल्यू हमारी मैक्सिमम, साइन के एक्स की वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए, तब हमें जाके क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। तो इतना नोट करिए पहले। तो बेटा अब देखिए साइन के एक्स, बेटा +-1 जो वैल्यू होती है वो साइन n लैम्डा बाई 2 पर मिल जाती है हमें, मतलब n पाई बाई 2। अगर साइन हम n पाई बाई 2 वैल्यू रखेंगे तो हमें +-1 मिलता रहेगा। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करो तो के एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो के एक्स इक्वल्स टू n पाई बाई 2। अब k की वैल्यू और पुट करो, k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर k की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n पाई बाई 2। अब n की जगह बेटा मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे साइन पाई बाई 2 पर हमें क्या बनता है 1, ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पर
ठीक है। इसके अलावा 5π/2, इन सब वैल्यूज़ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिलता जा रहा है। 7π/2, ये सब वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें साइन की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा λ/4। तो बेटा देखो, सबसे पहला हमें कहाँ पर मिल रहा है एंटी नोड, ये पूरा λ/2 आधा, मतलब λ/4 पे। चेक हो गया ना, एंटी नोड सबसे पहला हमें कहाँ मिल रहा है, λ/4 पर। अब देखिए दूसरा देखते हैं, यहाँ से देखिए कैंसिल करेंगे हम, ये आ जाएगा 3λ/4, यहाँ से आ जाएगा 5λ/4, यहाँ से आ जाएगा 7λ/4। इन सब जगह हमको क्या मिल रहा है, एंटी नोड्स, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ से अगर हम nλ/2 रखना चाह रहे हैं kx की वैल्यू, तो यहाँ से देखो, अगर आप इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो nλ/4, लेकिन n क्या है बेटा, n इज द ऑड मल्टीपल, लेकिन ऑड मल्टीपल की जगह हम कुछ बुक्स में क्या होता है, n को हम ऑड मल्टीपल्स लिखने की जगह क्या लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 2n+1 λ/4, और n की वैल्यू शुरू कर देते हैं 0 1 2 3 4। अब देखो 0 रखोगे n की जगह तो क्या बन जाएगा, λ/4। अब 1 रखेंगे तो बन जाएगा 3λ/4, मतलब n λ/4 में हमें ये याद रखना पड़ेगा n इज द ऑड मल्टीपल। तो इसको ना लिख के वो n को क्या बोलते हैं, 2n+1, और n की वैल्यू शुरू करते हैं 0 1 2 3 4। तो इसलिए हम इस फॉर्मेट को याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। n की वैल्यू जैसे यहाँ पर भी है, तो n की वैल्यू n ना लिखकर हमसे यहाँ पर क्या लिख दें, 2n+1 λ/2, और n की वैल्यू शुरू हो जाएगी हमारी 0 से 1 2 3 4 5। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये सीक्वेंस मिल जाएगा। यहाँ पर भी n की जगह n, फिर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ऑड मल्टीपल होने चाहिए, इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख दें, 2n+1 π/2, और जहाँ n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो इसलिए आपको कभी फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑड बनाने के लिए हम इस फॉर्मेट को याद रखते हैं, 2n+1 लिखेंगे तो ये किसके लिए बन जाएगा, ऑड मल्टीपल, और 2n बना देते हैं तो वो हो जाता है इवन मल्टीपल, जैसे हमने नोट्स में बनाया था। तो आप इतना याद रख लो, इसका मतलब एंटी नोड्स के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मैक्सिमम, उसकी कंडीशन याद रखी हमने, साइन kx इक्वल्स टू साइन 2n+1 λ/2। अब यहाँ से क्या किया, kx 2n+1 λ/2 के बराबर रख दिया, और यहाँ से हमने अपनी वैल्यू निकाल दी। तो n हम यहाँ पर ऑड बोलते हैं, इसलिए बुक्स से मैच करने के लिए हमने 2n+1 λ/ ये रख दो π/2। तो kx की वैल्यू हो गई 2n+1 π/2, k की वैल्यू 2π/λ, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी λ/4, 3λ/4, 5λ, 7λ/4। ये वैल्यूज़ आ गई, और इसके बेसिस पे हमने नीचे वैल्यूज़ बना दी। यहाँ पर भी आप n की जगह 2n+1 रख लो, x इक्वल्स टू 2n+1, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप इस तरीके से n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख सकते हो। इसको आप हटा दीजिए। एक पैटर्न याद करते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें एंटी नोड्स में बस ये याद रखो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, नोड्स में डिस्प्लेसमेंट 0, और कंडीशन क्या है, कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा 2n+1 λ/4 पर, और वो बन रहा था n λ/2 पर, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6।